ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये कोई नेट बना हुआ है पानी के अंदर, एक कैप्चर करने की डिवाइस है और ये लौट कर आता हुआ एक रॉकेट है। ये वो रॉकेट जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाने के काम आता है। वो रॉकेट आकर के और ये यहां पर सेफ्टी नेट के बीच में सेफली पानी के बीच में पकड़ लिया गया है। आप कहेंगे ये क्या है, समझाएंगे डिटेल में। बस इतना समझ लीजिए कि अगर दिवाली पर कभी आपने रॉकेट चलाए हो, सोचिए कि वही रॉकेट जलकर वापस आपकी उसी बोतल में आकर खड़ा हो जाए जहां से चलाया था, तो समझिए कि वो कैसी विधा है। यानी कि वो इलास्टिक जिसे छोड़कर वापस पाया जा सके, कुछ वैसी विधा है। कहां हुआ है कारनामा? चाइना ने किया है। चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अपने रॉकेट को वापस रिकवर कर लिया है और ऐसा करके इन्होंने अंतरिक्ष में अपनी उस पहचान को फिर से और बड़ा कर दिया है जिससे डर पूरी दुनिया को है। ऑलरेडी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष के अंदर स्टारलिंक नामक प्रोग्राम से हजारों सैटेलाइट पहले ही छोड़ दिए। जिस अंतरिक्ष को आप क्लेम नहीं करते, जैसे स्पेस को हम सबका मानते हैं, लेकिन अमेरिका वालों ने पूरे स्पेस में अपने सैटेलाइट छोड़कर आप पर पूरी निगरानी बना ली। आने वाले समय में इस प्रकार के रीयूजेबल रॉकेट्स से चाइना पूरी दुनिया के अंतरिक्ष और आकाश में छा जाने की तैयारी कर रहा है। चलिए डिटेल से समझते हैं, क्योंकि यह खबर बहुत बड़ी है। यह अपने आप में इतिहास बन रहा है। यह काम अमेरिका के अंदर स्पेस एक्स कर रहा था, एलॉन मस्क की कंपनी कर रही थी, आज वो चाइना भी कर रहा है। यानी चाइना और स्पेस एक्स के साथ साथ ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां भी लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम कहां खड़े हैं। किस तरह से चाइना का ये जो काम है रीयूजेबल वाला, ये अब अमेरिका के लिए भी एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। क्योंकि अमेरिका सैटेलाइट के मामले में जिस चीज को बहुत तेजी से मानता चल रहा था, उसके दिमाग में एक कहीं ना कहीं यह भाव था कि एलॉन मस्क ही हैं जो एक छत्र पूरे अंतरिक्ष में अमेरिका की धाक जमाएंगे। आज उसी अमेरिका को चाइना ने अपने इस छोटे से कृत्य से चिंता दे दी है। चर्चा इसी सेशन में इस बात की कि कैसे यह खबर एक बड़ी खबर बनती है और एलॉन मस्क के लिए बड़ी चिंता का सबब बनती है। क्या भारत भी रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहा है? चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि कम्युनिकेशन मास्टरी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमारा कोर्स लाइव हो चुका है। रेगुलर बेहतरीन क्लासेस जा रही हैं। रोज शाम 5 बजे सेशन आने शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जाकर ज्वाइन करिए। यहां पर 15 ऐसे मॉड्यूल हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में एक स्टेप अप करेंगे। आपका अंदर का जितना भी हिच है, फियर है, आपके अंदर का ये स्टेज फोबिया है, आपके अंदर की स्ट्रेटेजी की यार कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, एक एक चीज को एड्रेस किया गया है। एक बार समय निकालकर पहुंचिए और अंकित 33 कूपन कोड लगा लीजिए, क्योंकि कूपन कोड अंकित 33 से आपको 33% डिस्काउंट एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो चीन की स्पेस एजेंसी ने लॉन्ग मार्च 10A रॉकेट के पहले स्टेज को समुद्र में नेट के माध्यम से रिकैप्चर कर लिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च 10A नाम का रॉकेट है जिसे पकड़ा गया। मैंने कई बार बताया, फिर से एक बार बता देता हूं। रॉकेट और सैटेलाइट, रॉकेट के ऊपर लगा पेलोड सैटेलाइट होता है, उस पर आप किसी को भी बिठाकर भेज दीजिए। अगर यहां पर अगर कोई भी वस्तु अगर आपको लगती है रॉकेट के ऊपर रखी जा सकती है, उसे पेलोड कहेंगे। वो सैटेलाइट काम की चीज है, क्योंकि उससे आप रिटर्न में कुछ पा रहे हैं, इसलिए वो बड़ी चर्चा का विषय बनी रहती है। इसलिए चर्चा हमेशा ये होती है कि पेलोड तो छोड़ आएंगे आप, लेकिन जो रॉकेट था जिसमें फ्यूल था, जो जलकर के ऊपर तक गया था, वो फ्यूल वाला मशीन वापस मिल जाए। अब तक क्या होता था कि ये जो रॉकेट है ना, ये आकाश में जाकर के वहीं कचरा बन जाता था, जहां ग्रेविटी खत्म वहीं तैरता रहता था। इसे हम डेब्रिस कहते थे। यानी कि फ्यूल फूका और अंतरिक्ष में रह गया। जैसे हम अपना जीएसएलवी और पीएसएलवी से सैटेलाइट जब भेजते हैं, तो जीएसएलवी पीएसएलवी जो रॉकेट्स हैं हमारे, बूस्टर्स हैं हमारे, वो अंतरिक्ष में स्पेस का कचरा बन जाते हैं। दुनिया भर के जितने भी रॉकेट भेजे जाते हैं, फिर आप पूछेंगे कचरा बढ़ाओ, फिर तो आराम से इतना बड़ा अंतरिक्ष है। तो दुनिया में इस डेब्रिस से बहुत चिंताएं होने लगी। धीरे धीरे स्पेस की इस दौड़ में अगर कोई सैटेलाइट आपने भेजा और उसके साथ कोई पुराना फूका हुआ जाकर रॉकेट टकरा गया, तो आपकी सैटेलाइट का नुकसान हो जाता था। ये डेब्रिस एक चिंता का विषय बनने लगा। इसके लिए दुनिया में चिंता होने लगी कि देखिए 2 कारण हैं। एक तो जिसके साथ आपने मान लीजिए सवारी भेजी और वो फूक गया, तो आपके लिए फिर से बार बार यात्रा में महंगा खर्चा होगा। तो इसके लिए रीयूजेबल तरीके से रॉकेट बनाया जाए, यानी कि सैटेलाइट भेजकर रॉकेट वापस चला आए। ये आज की बात नहीं है साथियों। अमेरिका ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष में एक 3 BHK घर तैरता हुआ है, उस 3 BHK 350 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैर रहा है, जिसमें अमेरिका, जाक्सा जापान वाली, ईएसए यूरोप वाली, रॉसकॉस्मोस अपने रशिया वाली, ये सब मिलकर के जो बनाए हुए हैं, उस वाले स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए उन्होंने एक रीयूजेबल रॉकेट का यूज किया था। लेकिन वो बहुत महंगा सौदा पड़ा था। पूरा शटल चला दिया था, लेकिन वो शटल बहुत महंगा पड़ा था। बाद में अमेरिका 2011 में प्रोग्राम ही पोस्टपोन कर दिया, बोले नहीं चलाएंगे। इतिहास है पूरा की पूरा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप देखें कि चाइना की ये बड़ी उपलब्धि है जो इन्होंने करके दिखाई है। आप देखिए किस प्रकार से अपना रॉकेट इन्होंने इस प्रकार से नेट के अंदर पानी में तैरते हुए, चलते हुए कैप्चर कर लिया है। ये बड़ी चीज है साथियों, ठीक है साहब। अच्छा, तो अब इसके पीछे का थोड़ा सा मैं इतिहास आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लगे। साथियों 1950 में सबसे पहले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे जर्मन मूल के, वर्नर वॉन ब्राउन, जिन्होंने ये संकल्पना रखी कि क्यों ना रॉकेट रीयूज किए जाए, खर्चा भी बचेगा और फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट छोड़ने की बढ़ेगी। इसीलिए नासा ने अपना स्पेस शटल प्रोग्राम चलाया 1970 में। नासा ने 1972 में अपने स्पेस शटल प्रोग्राम के बाद चैलेंजर, डिस्कवरी, एटलांटिस, एंडीवर जैसे शटल चलाए। शटल मतलब गो एंड फ्रो करके जो चल जाए, उस तरह की मशीन सिस्टम चलाई। 135 मिशन मतलब 852 बार शटल चलाए गए, 135 बार
बार उसमें से सफल हुए, कई मिशन इनमें से फेल भी हुए। इस तरह की यात्राओं के बार बार परिणाम में निकल कर यह आता था कि जो रॉकेट छोड़ के ऊपर आया, जब वो वापस लौटता था तो उसकी मरम्मत में बहुत खर्चा हो जाता था। 1986 में चैलेंजर और 2003 में कोलंबिया को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ा। अंततः नासा ने 2011 में हाथ जोड़ लिए, बोले भैया ये मिशन हमसे नहीं चलेगा, ये अपने आप में महंगा प्रोग्राम है। कुछ इस प्रकार के शटल प्रोग्राम चल रहे थे, इन्होंने रोक दिया। 135 फ्लाइट इनकी सक्सेसफुल हुई, बोले नहीं कर पाएंगे। नासा ने जो छोड़ दिया वो एलॉन मस्क ने लपक लिया। 2002 में इन्होंने स्पेसएक्स बनाई थी और उसके बाद ये लगातार इसकी तैयारी में थे कि कोई बात नहीं, सरकारी होना बंद हो गए, प्राइवेट आदमी करके दिखाएगा। 2015 में इन्होंने फाल्कन 9 नाम का एक ऐसा रॉकेट बना दिया जो ना केवल अंतरिक्ष में गया और वापस भी लौट कर आया और अब तक मल्टीपल टाइम 20 से अधिक बार सक्सेसफुली जा चुका है विदाउट एनी फेल। ये लगातार सक्सेसफुल की होने की जो कहानी है, एक बार में नहीं हुई, कई बार फाल्कन 9 फेल भी मारा, लेकिन ये करने में कामयाब हुए। अमेरिका में यही नहीं, इन दिनों जेफ बेजोस भी अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ यही प्रयोग करने में लगे हैं, हालांकि वो अभी सफल नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर रीयूजेबल रॉकेट अब बनाने की तैयारियां चल रही हैं। और इन सब में ये वाली जो लैंडिंग होती है, जिसे वर्टिकल लैंडिंग कहते हैं कि सीधा आकर खड़े हो गए, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण लैंडिंग मानी जाती है। मतलब ये ऐसी लैंडिंग है जिसे आम लैंडिंग नहीं माना जाता। आप अपनी तरफ से अगर किसी पेन को भी नीचे गिराए ना, वो भी सीधा जाके खड़ा ना हो, ग्रेविटी उसे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास की तरफ घुमा देगी। लेकिन ये लोग इस वर्टिकल लैंडिंग को करने में सफल हुए। ये दर्शाता है कितनी उच्च प्रिसीजन है इनके काम के अंदर, किस प्रकार की। ये वो वाली बात है कि बचपन में कभी आप बोतल यूं हिला करके खड़ी करने का कमाल किए हो, वो बोतल हमसे सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है। ये लोग इतना अंतरिक्ष में से इतने तेज गति से हजारों किलो का सामान लाकर सीधा खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब पेन सीधा आकर टक से खड़ा हो जाए, ऐसे सोचिए। ठीक है, तीनों के तीनों लोग ये करने में कामयाब हो गए हैं। अब सवाल ये है कि साहब स्पेस एक्स और चाइना के अंतर क्या रहा? तो देखो, स्पेस एक्स और चाइना लगभग काम एक जैसा ही किए हैं। ये दोनों ही वर्टिकल लैंडिंग कराए हैं, बस इन्होंने स्टील नेट का इस्तेमाल किया है चीन वालों ने पानी के अंदर, और वो सीधा क्लपर से पकड़ रहा है। मतलब देखिए, आप इसको देखिए, इतना भारी स्पेस एक्स का फाल्कन 9 आ रहा है, एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि यहां पर जब ये पकड़ में आएगा कहीं टच ना हो जाए, लेकिन इतना प्रिसाइजली आकर के खड़ा हो जा रहा है जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाकर पार्किंग कर रहा हो। और ये ऑटोमेशन में हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह रही होगी। चाइना वाले क्या किए कि अपना मशीन चलाते रहे, मतलब इसका जब चल रहा है सिस्टम, ये वो वाली वजह है ना, बॉल को पकड़ने के लिए नेट लगाया हुआ है, तो ये बॉल पकड़ के नेट समुद्र के नीचे ये तैरता हुआ जहाज है, और उसके ऊपर आकर के कि अब इतना भी आ गया तो पकड़ तो लेंगे ही बेटा तुम्हें, लेकिन ये फिर भी एकदम राइट जगह जाकर कैप्चर हो गया। साथियों, इस पूरी दुनिया में तकनीकी, जैसे कहते हैं ना, अगर कभी आपने महाभारत और रामायण कभी टीवी में देखी हो, तो तीर से तीर टकराते थे तो हमको तो केवल रोशनी नजर आती थी, लेकिन समझदारों को नजर यह आता था कि तीर पर निशाना, तीर का लगना कितनी बड़ी बात है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जहां चाह रहे हो वहां जाकर इतनी बड़ी चीज उतार दो, बहुत बड़ी बात है। और इस काम को ये लोग कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे चांद पे भी तो लोग उतार ही रहे हैं, बिल्कुल, तो वो भी तो लैंडर और रोवर, बड़ी बात है। लेकिन रोवर रोव कर रहा है, लैंडर लैंड हो रहा है, यहां इतना वजन है, टनों में वजन है और ग्रेविटी खा रही है, उसके बाद ये लोग उतारने में कामयाब हो गए। और इनका लॉन्ग मार्च तो बहुत तगड़ा काम है। ये भविष्य में पूरी तरह से अंतरिक्ष के अंदर ब्रॉडबैंड के लिए सैटेलाइट छोड़ने की प्लानिंग में है। एक बार में सफल और नहीं हुआ है, बाय द वे, 2025 में ये फेल भी मार चुके हैं, लेकिन फिर लगातार प्रयास में ये सफल हुए। दिसंबर 2025 की कटिंग देख लो, फेल थे पिछली बार ये, लेकिन इस बार ये काम हो गए। और साहब, ये काम क्या कर रहे हैं? ये स्टारलिंक की तरह ग्वांग करके अपना सिस्टम बनाने की तैयारी में 13,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। मतलब कि इससे लगातार धार 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 धार, जैसे स्टारलिंक आज अंतरिक्ष में छाया हुआ है ना सैटेलाइट इंटरनेट लेकर, ऐसे ही चाइना वाले ग्वांग करके अपना भेज देंगे। अब आप कहेंगे कोई और भी पीछे पड़ा है क्या इस काम में? बिल्कुल, जापान ने भी सेम कारनामा कर दिया है। आज की खबर देख रहे हैं साहब, जापान वालों ने तो कहा कि इतनी भारी चीज है, ले लीजिए, हम भी प्रयोग कर दे रहे हैं। देखिए साहब, जापान तकनीकी के लिए पहले जाना जाता था। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है, उसने मित्सुबिशी के साथ मिलकर क्या किया ना, अपना रॉकेट इतना सा उठाया और बोले वर्टिकल लैंडिंग ही विषय है ना, लो जी वर्टिकल लैंड करा देते हैं। इन्होंने ऊपर उठाया और नीचे खड़ा कर दिया, नीचे कर दिया। हालांकि इसकी इतनी तारीफ नहीं हो रही है, इतनी बड़ी सुर्खी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि एक तो हजार, मतलब सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई से इतना भारी वजन उतर कर आ रहा हो, तो उसका जो ग्रेविटी से बना हुआ वेग है उसको कंट्रोल करना भी कला है। इन्होंने तो 10-15 फीट उठाया और फिर इसको हाइट में उठा करके खुद ही ये नीचे की तरफ इसके अंदर जो जल रही है ना, फ्यूल जो जल रहा है, इसको उठा करके, लेकिन इन्होंने वर्टिकल लैंडिंग का सफल प्रयोग कर लिया। आज की खबर है जापान वालों ने। इसका मतलब दुनिया इस दिशा में आगे बढ़ रही है और तकनीकी का प्रदर्शन इस स्तर पर हो रहा है। जापान भी इस काम को कर गया। ठीक है साहब, तो जाक्सा की खबर आ गई। इस तरह से सारे की सारे। अब बात करते हैं भारत की। भारत क्या कर रहा है? हम लोग भी अपना रीयूजेबल प्रोग्राम 2016 से ही काफी ज्यादा हाईलाइटेड तरीके से चला रहे हैं। हम लोग अभी पुष्पक नाम से अपना सिस्टम बनाए हैं, जिसके अंदर पुष्पक विमान को कर क्या रहे हैं कि वर्टिकल लैंडिंग की जगह, जैसे हवाई जहाज लैंड होकर आता है ना, जैसे पहले अमेरिका का शटल प्रोग्राम था जिसमें आकर के वो मतलब ट्रैवल करते हुए लैंड होते थे, कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये लोग सफलतापूर्वक रनिंग के माध्यम से शटल लैंडिंग करवाने में कामयाब हुए हैं। हमारा प्रयोग चल रहा है ये, हालांकि हम अभी बहुत पीछे हैं इन सब मामलों में, क्योंकि ये जो है ना, अभी समझिए कि उस बूस्टर के ऊपर के कैप की लैंडिंग है ये। हमने बस ये बताया है कि इतना ऊंचाई से आ रहा है तो हम पट्टे से इसे लैंड करा सकते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम के अंदर काफी खामियां हैं। अल्टीमेटली जो चीज होगी वो अमेरिका का जो मिशन फेल रहा कोलंबिया की तरह से, एग्जैक्टली ऐसे ही भारत के लिए भी वर्टिकल लैंडिंग पर ही विचार करना सबसे आगे का काम होगा। दुनिया के ये सारे के सारे मिशन हैं जो इस समय वर्टिकल लैंडिंग पर काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स का फाल्कन 9, स्पेसएक्स का फाल्कन हैवी, स्पेसएक्स का ही स्टारशिप, ये वर्टिकल लैंडिंग के लिए काम कर रहे हैं। ब्लू ओरिजिन अपनी तरफ से न्यू ग्लैंड बना रहा है, ऐसे ही कनाडा वाले, मतलब चाइना वाले जो है लॉन्ग मार्च 10 भी बना लिए हैं। इसरो वाले एनजीएल भी बना रहे हैं, ऐसे ईयू वाले थेमिस बना रहे हैं, ऐसे यूएस और न्यूजीलैंड मिलकर के न्यूट्रॉन बना रहे हैं, ऐसे यूएस वाले नोवा बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। फायदा क्या होगा? फायदा अंतरिक्ष में सैटेलाइट सस्ते पहुंचेंगे, लेकिन फायदा उसी का होगा जिसके होंगे।
सैटेलाइट जिसके होंगे या फिर रॉकेट जिसका होगा। तो कुल मिलाकर के चाइना का ही साहब अभी तो मामला है। हम लोगों को भी तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष की सुरक्षा के अभी कोई कानून नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है कि सब भारत के ऊपर सैटेलाइट नहीं उड़ाओगे कि चाइना के ऊपर नहीं उड़ाओगे। सोचो कि आपके घर के ऊपर अगर किसी ने इतने सारे कैमरे लगा दिए हों कि अच्छा बेटा इधर घूमते हुए पाए गए हो, क्या होगा? दुनिया में चिंता उसकी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप तक समझ में आए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बाकी कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। यूज माय कूपन कोड अंकित 33 1 ईयर वैलिडिटी ऑफ आवर कोर्स। थैंक यू सो मच।